जी क्लास आर यू देयर बेटा, आवाज़ आ रही है क्लियर? स्टार्ट करें फिर हम लोग। बताओ मुझे, क्लास रिस्पॉन्स दो। कौन कौन प्रेजेंट है? सानिया है, मज़हर है। चलो ओके। अच्छा बेटा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि कोई प्रॉब्लम डेंटीन में, क्योंकि आज हमने चैप्टर फिनिश करना है, आज हमने पल्प करना है। आपको अगर आप लोगों ने अपनी बुक्स खोली होंगी तो पता चल भी गया होगा कि पल्प बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है। पर छोटा सा टॉपिक है, इजी सा। डेंटीन एंड एनामल की कंपैरिजन में बहुत सिंपल है। आपको मैंने इसके क्वेश्चंस मैंने आपको पहले ही इसके बता दिए थे क्या है कि क्वेश्चंस कौन कौन से पल्प के आते होते हैं। इसके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सेल्स आ जाती हैं। ऐसी कोई मिनरलाइजेशन कोई ऐसी चीज़ है, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू है। पल्प क्या चीज़ है अब आप देखोगे। पल्प क्या है? पल्प सॉफ्ट मेसेंकाइमल कनेक्टिव टिश्यू that occupies the pulp cavity in the central part of the teeth, ठीक है। ये डायग्राम जो टूथ की बनी हुई है मैंने बहुत दफ़ा एक्सप्लेन की हुई है। इसमें इस टाइम पे आपने फोकस किस पे करना है? डेंटीन के अंदर ये थ्रू आउट एक पल्प चैम्बर है। पल्प चैम्बर के अंदर पल्प, ठीक, पल्प केनाल, पल्प चैम्बर, देन पल्प केनाल के अंदर पल्प, एंड पल्प के अंदर क्या है? ब्लड वेसल्स। इस पे आपने अभी फोकस करना है। एंड उसके अलावा बेटा आप अभी ये देखो कि, एक सेकेंड, फायजा, आजा फायजा, वेलकम टू D19। बेटा हमने आज से हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। 8 बल्कि ख़त्म कर रहे हैं। डेंटीन हमने कवर करा दिया और आज हमारा टॉपिक है पल्प, ठीक है। पल्प आप सबको आइडिया है कि पल्प क्या है। सॉफ्ट मेसेंकाइमल कनेक्टिव टिश्यू है। डेंटीन और एनामल और सीमेंटम एंड बोन हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। पल्प सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। मेसेंकाइमल कनेक्टिव टिश्यू क्योंकि ये कहाँ से बनता है? डेंटल पैपिला से। जिन बच्चों ने, जो आप लोग नहीं हो ना, परेशानी की कोई बात नहीं। इंशाल्लाह जब रेगुलर कॉलेज स्टार्ट होगा आप लोग प्लीज़ फ्री टाइम पे मेरे ऑफिस में आके सब दोबारा से मुझसे पढ़ लेना, कोई इतनी टेंशन नहीं है। अभी जहाँ से हम ज्वाइन किया आप लोगों ने वहाँ से समझना शुरू कर दो, ठीक है। अच्छा, अब क्या है? सॉफ्ट मेसेंकाइमल कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पे होगा? पल्प कैविटी में होगा। पल्प कैविटी कहाँ पे होती है? डेंटिन के अंदर, ठीक है। सेंट्रल पार्ट ऑफ द टीथ में, क्राउन एंड रूट दोनों में। पल्प जो होती है उसके अंदर क्या क्या होगा? नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स है, कनेक्टिव टिश्यू होगी, और रूट में भी हो, क्राउन में भी होगी। और जो रूट किनाल है वो कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल कर दिए? फ्रॉम टिप ऑफ द टूथ से पल्प चैम्बर में। चलो ठीक है। इसके अलावा अगर ड्यूरिंग लेक्चर कुछ भी प्रॉब्लम होती है फ़ौरन SMS यहाँ कर दिया करो, क्योंकि आप लोग म्यूट होते हो। और मैं एंड में आप लोगों को 5-10 मिनट्स के लिए अनम्यूट करवाती हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, पूछ लो। अच्छा बेटा, पल्प का आइडिया हो गया, पल्प क्या है। अब आपने जोन्स पढ़नी है। पल्प के जोन्स कौन कौन से होंगे? 4 जोन्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ये ज़रूर आते हैं। ओडोंटोब्लास्टिक जोन है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे सेल फ्री जोन ऑफ व्हील, नंबर 3 पे सेल रिच जोन, एंड नंबर 4 पे पल्प को। अब जो ओडोंटोब्लास्टिक जोन है ये कहाँ पे होगा? आपको नाम से आइडिया हो रहा है कि इसमें ओडोंटोब्लास्ट है। ओडोंटोब्लास्ट कौन से सेल्स हैं? जो पल्प बनाएंगे, जो डेंटीन बनाएंगे। कहाँ से इनका ओरिजिन है? डेंटल पैपिला से। मेसेंकाइमल ओरिजिन इनका डेंटल पैपिला के सेल्स हैं, ओडोंटोब्लास्ट में शिफ्ट हुए। अनआइडेंटिफाइड मेसेंकाइमल सेल्स से डेंटल पैपिला के ओडोंटोब्लास्ट में शिफ्ट, अपने आप इन्होंने शिफ्ट किया। ओडोंटोब्लास्ट में बनने के बाद इन्होंने पल्प बनाई और इन्होंने डेंटिन बनाई। तो जो जोन, सबसे पहला जोन जो है ना डेंटल पल्प का, जो पहला जोन है वो कौन सा? ओडोंटोब्लास्टिक जोन है। ये कहाँ पे होगा? पल्प पेरिफ्री पे होगा। पेरिफ्री पल्प की कहाँ पे आप समझ लोगे? पेरिफ्री इसकी समझ लो आपके टुवर्ड्स डेंटिन, ठीक है। उसके अलावा अब आप देखोगे सेकंड जोन का है, सेल फ्री जोन ऑफ व्हील है। प्रोमिनेंट एंड कॉर्नल पल्प में क्राउन में होगा। क्राउन में जो पल्प आती है उसमें प्रोमिनेंट होगा कॉर्नल पल्प। बट जो सेल फ्री जोन है ना, ये डेवलपिंग टीथ में नहीं होता। ये किन टीथ में होता है? जो डेवलप हो चुके होते हैं। प्रोमिनेंट कौन से टीथ में होते हैं? कॉर्नल पल्प में प्रोमिनेंट तो होते हैं, लेकिन आफ्टर डेवलपिंग टूथ जो दांत बन रहे हैं उसमें ये नहीं होता प्रोमिनेंट इतना। और जब दांत बन जाता है, डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, फिर ये कॉर्नल पल्प में प्रोमिनेंट होते हैं। अब सेल रिच जोन, सेल विच जोन से आपको नाम से ही आइडिया हो रहा है कि इस जोन में ढेर सारे सेल्स हैं, ठीक है। तो सेल डेंसिटी हाई है। तो सेल रिच जोन कहाँ पे होगा? सेल रिच जोन होगा इमीडिएटली अंडर द सेल फ्री जोन एंड कंटेन्स न्यूमरस, कौन कौन से सेल्स आएंगे इसमें? फाइब्रोब्लास्ट है, मैक्रोफेजेस हैं, कैपिलरीज हैं। और कैपिलरीज कहाँ से अराइज होती हैं? आर्टेरियोल्स से, ठीक है। और डीपर होती है पल्प में, बट कॉमनली फाउंड इन टू एडजेसेंट और इवन विद इन द ओडोंटोब्लास्टिक लेयर,
ठीक है। अब पल्प कोर फोर्थ जोन है। फोर्थ जोन जो पल्प कोर है इसमें क्या होगा, मेजर वेसल्स एंड नर्व्स होंगे। प्लेक्सस ऑफ फ्रश का बना लेते हैं। प्लेक्सस ऑफ फ्रश का एक इंपॉर्टेंट एससीक्यू या एमसीक्यू आता हो तो 1.5 मार्क्स या 2, क्योंकि 3 मार्क्स में ये नहीं आता होता, 3 मार्क्स के एससीक्यू में 2 पार्ट्स करके वो 1.5 मार्क्स या 1 मार्क्स में दे देते हैं प्लेक्सस ऑफ फ्रश का, ठीक है। एंड जो मेजर है अब plexus of Rush का equation क्या होता है कि nerve fiber extends a short distance into the dentinal tubules within the odontoblast process, और पेन जो है ना वो ओनली सेंसेशन है जो पल्प से जाती है कॉन्शियस लेवल तक, ठीक है। पेन किस कौन डिटेक्ट करता है, पल्प। पेन की सेंसेशन किसने डिटेक्ट की, पल्प ने की। कहाँ से की, जो ब्लड के अंदर पल्प कोर का में मेजर वेसल्स एंड नर्व्स हैं जहाँ पे ये वेसल्स प्लेक्सस ऑफ रश का बना देते हैं। प्लेक्सस ऑफ रश का आप समझ लो कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बना देती हैं नर्व्स, और उसका नाम प्लेक्सस ऑफ रश का है, ठीक है। आप लोग ऐसा क्या करो, जब पढ़ते हो तो साथ एक बुक अपनी जरूर पेन किट खोला करो, ठीक है। अभी जोन्स क्लियर हुए। नंबर 1 और सबऑर्डोनोप्लास्टिक जोन जिसमें ऑडोंटोब्लास्ट है, कहाँ पे, सेल्फ की सेल पल्प की पेरिफेरी पे। नंबर 2 सेल्फ फ्री जोन ऑफ वेल, डेवलपिंग में नहीं होगा, डेवलप में होता है, कॉर्नल पल्प में प्रोमिनेंट होता है। सेल रिच जोन जिसमें सेल डेंसिटी हाई होगी, सेल्स मैंने बता दिया कौन कौन से होंगे, कौन कौन से सेल्स इसमें आ जाएंगे। सेल्स रिच जोन में जी आ जाएंगे आपके ऑडोंटोब्लास्ट आ जाएगा, आपका फाइब्रोब्लास्ट आ जाएगा, इसके अलावा आपके मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, देन आपका और भी कुछ सेल्स आते हैं, मैं आपको साथ साथ नेक्स्ट कराती हूँ उसको। एंड फिर नर्व्स एंड मसल्स आ गई, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा अब जी नुमान एक्ट्रोमीजन कैमल में क्या पूछ रहे हो आप, बता रहे हो, पूछ रहे हो, क्या कह रहे हो। चलो ठीक है, भी एक्ट्रोमीजन कैमल रीजन है, ठीक है, खुश सारे। अच्छा अब ये आप देखो बेटा, अगर जब ये जो ऊपर वाली डायग्राम है इसमें आप देखो कि सबसे पहले आपका पहला जोन कहाँ पे है, ओडोंटोब्लास्ट जोन। इसकी लोकेशन आप देखोगे, अगर शहीर बेटा थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। अच्छा ओडोंटोब्लास्ट जोन की बेटा आप सब ये लोकेशन देख लो कहाँ पे है, पल्प की पेरिफेरी पे सबसे पहले ही आपको नजर आ रहा है ओडोंटोब्लास्ट जोन है, देन सेल्फी जोन है, सेल्वेज जोन है, एंड आर्ट्रियोल्स वाला जोन है। अच्छा प्रीडेंटिन, प्रीडेंटिन ये अब हमने इस वाले एरिया को जूम किया है, अगर हमने इस एरिया को जूम करके देखा है तो ये हमने डायग्राम देखी जो बी जिसके नंबर बी है, ठीक है। इसमें आप पहले ये तो देख लो कि ये जो पर्पल कलर के पिंक न्यूक्लियस वाले हैं ये क्या है, ओडोंटोब्लास्ट हैं। ओडोंटोब्लास्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, एक सेल बॉडी होती है, एक साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होता है। जो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होता है उसका नाम होता है, और साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस का नाम होता है टॉम्स फाइबर, ठीक है। अब इनके अंदर ये होते हैं, आप बॉटल शेप समझ लो, सेल्स की जैसा नीचे कितनी बॉटल होती है, ऊपर लंबा सा उसका बना होता है पार्ट ऊपर वाला, उस तरह ही ऑडोंटोब्लास्ट को समझो। इसके दरमियान में जो डार्क कलर की चीज़ है ये प्रीडेंटिन है। मैंने पहले बताया, तब तक आप सबको याद होना चाहिए कि प्रीडेंटिन पहले बनती है, देन डेंटिन बनेगी। प्रीडेंटिन कहाँ पे बनेगी, मिनरलाइजेशन फ्रंट पे, और अनमिनरलाइज्ड होगी, 50 माइक्रोमीटर की थिकनेस होगी, ठीक है। अब ये देखो, ये तो हो गया ना ओडोंटोब्लास्ट जोन, ये सेल्फ पेरिफेरी। अब नेक्स्ट जोन का आगे सेल्फ फ्री जोन। सेल्फ फ्री जोन में देख लो कोई सेल्स नहीं है, ठीक है। थर्ड जोन कौन सा है, सेल रिच जोन। सेल रिच जोन में आपको सेल्स नजर आ रहे हैं। एंड देन कौन सा जोन आ जाता है, आपका हमारा आ जाता है पल्प कोर। पल्प कोर में कौन सा था, पल्प कोर में क्या होगा, प्लेक्सस ऑफ नर्व्स है, पार्शियल पेरिटल लेयर है, प्लेक्सस ऑफ नर्व्स है, इसके अलावा नर्व ट्रंक है, और आर्टरीज वेन सब कुछ आपको मिल जाएगा इस जोन में, ठीक है। और ये ऊपर डेंटल ट्यूब्यूल्स तक जाती है नर्व्स। अच्छा अब आप यही देख लो, वो ही डायग्राम है लेकिन डिफरेंट तरह इसमें बताया हुआ है। अब ये देखो, ये जो ये ओडोंटोब्लास्ट है, पूरा एक ओडोंटोब्लास्ट है। ये वाला पार्ट जो व्हाइट पार्ट है इसका खुला चौड़े वाला हिस्सा, ये सेल बॉडी है, ठीक है। एंड दिस इज द साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। मैं आपको पहले बताया था कि जो डेवलपिंग ओडोंटोब्लास्ट हैं, जो इनिशियली क्या होता है, जब एक्टिव हुए थे तब उनके बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं, बाद में सिर्फ एक रह जाता है। जो एक रह जाता है उसका नाम टॉम्स फाइबर होता है। अब जो ये चीज़ है ना, ये 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 बेटा ये प्री डेंटिन है। जब इसकी मिनरलाइजेशन हो जाएगी तो ये डेंटिन में बन जाएगी, ठीक है। और नर्व एंडिंग्स हैं वो कहाँ से गुजरती हैं, ओडोंटोब्लास्ट के दरमियान से भी गुजरती हैं। देन
ऑडोंटोब्लास्ट के अलावा इनके न्यूक्लियस आपने देख लिया है। अब क्या है, सेल फ्री जोन, अगेन इसमें कोई सेल नहीं, सेल रिच जोन एंड देन प्लक्सस जोन। अब जो सब ऑडोंटोब्लास्ट के प्लक्सस ऑफ नर्व्स एंड कैपिलरीज हैं उसमें ये दोनों जोन उन्होंने कवर कर दिए हैं। ऑडोंटोब्लास्ट ही है, सेल फ्री है, सेल रिच है एंड प्लक्सस ऑफ रश्का। अच्छा, अब हम आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में। इसमें कौन कौन से पल्प में सेल्स है? नंबर 1 पे ऑडोंटोब्लास्ट है जो सबसे एक्टिव है। नंबर 2 पे फाइब्रोब्लास्ट है। फाइब्रोब्लास्ट का क्या, अभी पहले आप इनकी एक दफ़ा डायग्राम देख लो, डिस्क्रिप्शन हम आगे इनकी पढ़ लेते हैं। ऑडोंटोब्लास्ट में आपको, अगर ऑडोंटोब्लास्ट आप देखो तो ये ऑडोंटोब्लास्ट प्रोसेस है, पिंक वाले, ब्लू डेंटिन है, वाइट प्रीडेंटिन है, डेंटिनो इनामल बॉर्डर है ये, और इस साइड पे इनामल होगा, ठीक है। आर्टीरियोल्स, वेन्स एंड देन फाइब्रोब्लास्ट एंड सेल फ्री जोन, वो सब हो गया। अब तक आपको ये जोन्स क्लियर होने चाहिए। एंड देन फाइब्रोब्लास्ट, नेक्स्ट सेल्स मैक्रोफेजेस होते हैं। ऑडोंटोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट, देन कौन से सेल्स होंगे? मैक्रोफेजेस, अनडिफरेंशिएटेड मेसेंकाइमल सेल्स हैं। ऑडोंटोब्लास्ट में क्या क्या आ जाएगा? अब हम ऑडोंटोब्लास्ट से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पल्प में देखो सारे जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं उन सब में क्या क्या होता है? उन सब में ऑडोंटोब्लास्ट में उन सब में ग्राउंड सब्सटेंस होगा, प्रोटीओग्लाइकेंस होगा, ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस भी हो जाएगा, फाइबर्स भी हो जाएंगे, कोलेजन भी हो जाएगा। डिफरेंट इसमें क्या आएगा? पल्प के कनेक्टिव टिश्यू में और किसी और सॉफ्ट टिश्यू के कनेक्टिव टिश्यू में और जो मेन डिफरेंस आएगा उसमें, एक तो उसमें ऑडोंटोब्लास्ट नहीं होगा जो इनमें ऑडोंटोब्लास्ट है। नंबर 2, टिपिकल कनेक्टिव टिश्यू में मैक्रोफेजेस नहीं होते, इसमें मैक्रोफेजेस भी हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम ऑडोंटोब्लास्ट को देख लेते हैं बेटा। ऑडोंटोब्लास्ट में क्या है? मोस्ट डिस्टिंक्टिव सेल है। सेल बॉडीज कहाँ पे होती है? इसकी पेरिफेरी ऑफ द पल्प पे, और देयर साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस लाई इन द डेंटिनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। आपको पता है ना डेंटिनल ट्यूब्यूल्स क्या होती थी? साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हॉलो ट्यूब्स थी जिनके अंदर से ऑडोंटोब्लास्ट का साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस गुजरता था, साथ नर्व्स या फ्लूइड अंदर होता है। ऑडोंटोब्लास्ट की क्या है? ये प्रीडेंटिन, डेंटिनल ट्यूब्यूल्स, ऑडोंटोब्लास्ट लेयर। सबसे पहले पेरिफेरी के सेल्स अपने आप को ऑडोंटोब्लास्ट में शिफ्ट करते हैं, ठीक है। अब ऑडोंटोब्लास्ट की शेप एंड साइज कैसे है? जो कॉर्नल पल्प में है उनकी शेप कॉलमनर, जो मिड पोर्शन ऑफ पल्प में है वो क्यूबॉइडल, एंड एपिकल पार्ट ऑफ द पल्प, एपिकल पार्ट ऑफ द पल्प कौन सा होगा? रूट का एपिकल पार्ट, वो कैसे हो जाते हैं? वो फ्लैटेंड हो जाते हैं। और जो है इसका डायमीटर ऑडोंटोब्लास्ट का कितना है? 5 to 7 माइक्रोमीटर डायमीटर है एंड 20 to 40 माइक्रोमीटर इन लेंथ है। ये ऑडोंटोब्लास्ट की पिक्चर, एक इंडिविजुअल ऑडोंटोब्लास्ट की पिक्चर है। आपको इसमें न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्म में रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्म में रेटिकुलम, गोल्जी नजर आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रहे हैं, देन प्रीडेंटिन डेंटिन नजर आ रही है। ऑडोंटोब्लास्ट प्रोसेस है, इसमें अगर आप देखो तो इसमें 2-3 ऑडोंटोब्लास्ट प्रोसेस है जो बाद में सिर्फ एक रह जाता है, ठीक है। और फॉर न्यू कमर्स बेटा, डेंटिन और प्रीडेंटिन क्या होता है कि जब डेंटिन बनना शुरू होती है, मिनरलाइजेशन स्टार्ट होती है डेंटिन की, तो वो पहले प्रीडेंटिन होती है जो इनिशियल मैट्रिक्स डिपॉजिट होता है, उसके बाद जब वो 50 माइक्रोमीटर थिक तक चली जाती है फिर उसकी मिनरलाइजेशन उस मैट्रिक्स से स्टार्ट हो जाती है, तो वो डेंटिन बन जाती है, ठीक है। और ऑडोंटोब्लास्ट का लाइफ साइकिल के एक्टिव सिंथेटिक स्टेज है, इंक्लूसिव स्टेज है। ये जो एक्टिव, अच्छा इस डायग्राम में ये जो ब्लू वाले हैं ये कौन से सेल्स हैं पता है कुछ? क्लास रिस्पॉन्स तो जल्दी से मुझे चार्ट में बताओ ये सेल्स कौन से मैंने लास्ट टाइम बताए थे आपको। जल्दी बताओ, आप बताओगे तो हम चलेंगे। डॉक्टर गुलफी ने वैसे भी कहा कि ड्यूरिंग लेक्चर आप लोगों ने बार बार क्वेश्चंस करने हैं और बार बार इनको अनम्यूट करना है, और अब सब गायब हो गए जब मैंने पूछा था। नुमान, शहीद, हिरा किधर हो? ओह, किसी ने रिप्लाई किया है, चलो। एपिथेलियल, उफ अल्लाह नुमान, ये एपिथेलियल सेल्स नहीं है। शहीद बेटा, मैं आप दोनों से एक्सपेक्ट नहीं करती, ब्लू वाले सेल्स अमीलोब्लास्ट थे। लास्ट टाइम मैंने कवर कराया था, मैंने डेंटिन में भी बहुत दफ़ा ये डायग्राम कवर कराई थी, मैंने इसलिए पूछा है। चलो, आप लोगों ने एटलीस्ट मुझे बताया ये एपिथेलियल सेल्स नहीं है। ये कौन से हैं? ये इनको, हाँ अच्छा, एपिथेलियल सेल्स इसलिए कह रही हूँ कि इनके ऊपर लिखा हुआ है ये अमीलोब्लास्ट हैं, ठीक है। क्यूबाइडल, शॉर्ट कोलमनर, देन टॉल कोलमनर। ये अमीलोब्लास्ट हैं, ये पिंक कलर की चीज बेसल लैमिना या बेसमेंट मेम्ब्रेन, देन एक्टोमेसेंकाइमल सेल्स, इनकी माइटोसिस होगी, डिफरेंशिएटेड होगी ऑडोंटोब्लास्ट में और रिमेन्स अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है। अच्छा बेटा निशान, फोकस करो इस पे लेक्चर पे। अच्छा, अब समझ याद रहेगी, हमेशा याद रखना है कि ऊपर वाले और अमीलोब्लास्ट, नीचे वाले ऑडोंटोब्लास्ट है। अब ये देखो, अगर आप इस
को देखो, ये थर्ड डायग्राम को देखो, तो इसमें ये ऊपर वाले तो डिफरेंशिएट हो गए और ऑन्डोब्लास्ट में नीचे वाले अनडिफरेंशिएटेड रहे। क्यों? क्योंकि जब ये सिग्नल अमीलोब्लास्ट से आता है, इनर एपिथेलियम के सेल से आता है सिग्नल, तो जो सबसे पहले पेरिफेरी के सेल्स थे वो ऑन्डोब्लास्ट में शिफ्ट होंगे, दूसरे अभी नहीं होंगे। देखें ये अनडिफरेंशिएटेड है एंड ये ऑन्डोब्लास्ट में शिफ्ट हुए हैं। ये इनके बहुत ज्यादा प्रोसेसेस हैं, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हैं। चलो जी, नेक्स्ट पे चले हम। ओके, एक्टिव ऑटोनोब्लास्ट कैसे होंगे? नंबर 1 पे आप इसकी, अच्छा अब तक आप सबको पता होना चाहिए एक्टिव सेल कैसा होता है। एक्टिव सेल पोलराइज सेल का जब मैं नाम लेती हूँ, टर्म यूज करती हूँ पोलराइज सेल, तो पोलराइज सेल से क्या मतलब है? पोलराइज सेल एक्टिव सेल है या रेस्टिंग सेल है? ठीक है, पता है सबको? पोलराइज सेल एक्टिव सेल होते हैं। चार्ज सेल का नाम भी इसके लिए टर्म, चार्ज सेल भी टर्म यूज कर लेते हैं। इसमें क्या होते हैं? सेल एक्टिव फेज में चला जाते हैं, ऑर्गेनालिज एक्टिव हो जाते हैं, जो सिंथेटिक अपरेटस सेल का होता है, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी है और माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, इनके एक तो ये एक्टिव हो जाएंगी, प्लस इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है, सेल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए ऑर्गेनालिज का, क्योंकि इन्होंने अब काम करना है, रैपिडली सिंथेसिस करनी है प्रोटीन्स की। ठीक है, mRNA एक्टिव हो जाएगा, तो ये सब एक्टिव हो जाएंगे। और साथ जो ऑर्गेनालिज प्रॉक्सिमली पड़ी थी वो डिस्टली चली जाती है, जो डिस्टली पड़ी थी वो प्रॉक्सिमली चली जाती है। ठीक है, तो एक्टिव ऑटोनोब्लास्ट की शेप अगर हम देखें कैसी थी, कॉलमनर, न्यूक्लियर कैसा था, बेसल पार्ट ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म में क्या है? बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म है, जो किस चीज में रिच है? एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड गोल्जी में। अबंडेंट माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं एपिकल पार्ट ऑफ द सेल में। ठीक है, ये एक्टिव है, ये एक्टिव है, इसको आप देख लो। न्यूक्लियस है, स्मूथ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हो गए। अब ट्रांजिशनल स्टेज आती है। ट्रांजिशनल स्टेज में क्या होगा? ना तो ये एक्टिव है ना ये रेस्टिंग स्टेज है। ट्रांजिशनल स्टेज कौन सी होगी? उसमें क्या होगा? नैरो सेल होगा, न्यूक्लियस डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द बेसल लामिना एक्सट्रीमिटी, नंबर जो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रिड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ एटोफेजिक वैक्यूल। एटोफेजिक वैक्यूल्स का क्या होता है कि उसने आप जो एक्स्ट्रा चीजें पड़ी थी उन सबको खा जाना है। अब रेस्टिंग पे आ जाए। रेस्टिंग पे क्या हो जाएगा? स्मॉलर सेल्स क्राउडेड टुगेदर, न्यूक्लियस मूव्स एपिकली, or in the supranuclear region a large lipid filled vacuole is present, having tubular and filamentous structures. ठीक है, रेस्टिंग में सेल ने दोबारा से छोटा हो जाना है, क्राउडेड हो जाना है, और न्यूक्लियस एपिकली चला जाएगा। और पहले बेजली पड़ा था, अब सुपर न्यूक्लियर रीजन में क्या क्या लार्ज लिपिड फिल्ड वैक्यूल्स प्रेजेंट है, ट्यूबुलर फिलामेंट्स हैं। ये देखो, अगर आप एजिंग है, ये यंग था और ये ओल्ड है, एजिंग हो रही है। जब एजिंग होती है सेल की, तो सेल कैसे हो जाता है? सबसे पहले तो उसकी लेंथ शॉर्ट होती है। ठीक है, ये शॉर्ट है, ये टॉल है। देन ऑर्गेनाइज जो स्प्रेड थी वो कंजस्टेड हो जाती है, न्यूक्लियस अब पड़ा हुआ है सेंट्रली और ये कंजस्टेड हो गई है। ठीक है, ऑटोनोप्लास्टिक प्रोसेसेस जिनका नाम टॉम्स फाइबर है, वो क्या है? बिगिंस एट द नेक ऑफ द सेल और डिवाइड ऑफ मेजर सेल ऑर्गेनालिज। इसमें मेजर ऑर्गेनालिज नहीं होते। सेल ऑर्गेनालिज कहाँ पे होते हैं? सेल बॉडी में। और किस में रिच होता है? माइक्रोफिलामेंट्स में रिच होते हैं। इनोसाइटोटिक एक्टिविटी एसोसिएटेड विद सिक्रीटरी वैक्यूल्स और फुली डिफरेंशिएटेड ऑडोंटोब्लास्ट। ये एक फुल डेवलप ऑडोंटोब्लास्ट है, ये आप देख लो। ये बार बार जब डायग्राम्स में दिखाती हूँ तो प्लीज़ बेटा इनको माइंड में बिठा लिया करो, क्योंकि ये आपने ड्रॉ करनी है। बिल्कुल सिंपल है, सेल बॉडी है, सेल वो है उसकी टॉम्स प्रोसेस से साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस हो गया है, टॉम्स फाइबर हो गया, देन प्री डेंटिन, डेंटिन, सेल ऑर्गेनाइज। ये ड्रॉ करना कुछ मुश्किल नहीं है और जंक्शन बनाने हैं इसमें। ठीक है, सेल जंक्शन कौन कौन से हैं? पल्प के सेल्स में, ऑडोंटोब्लास्ट में या बाकी सेल्स में भी कौन कौन से हैं? टाइट जंक्शंस हैं, गैप जंक्शंस हैं, डेस्मोसोम्स हैं, देन प्रेजेंट एट द सेल बॉडी। कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? ऑडोंटोब्लास्ट सेल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, फोकल जंक्शन जो प्रेजेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? ऑडोंटोब्लास्ट प्रोसेस। फोकल जंक्शन कौन से हैं? टाइट जंक्शन ही हैं। ये क्या है? फोकल जंक्शंस जो है ना, टाइट जंक्शंस, वो क्या है? पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सेल्स एंड डेस्मोसोम्स आर साइड्स ऑफ सेल टू सेल एडिशन। ठीक है, सेल एक आपस में सेल की एक सेल की दूसरे सेल के साथ कौन सा जंक्शन है? एडिशन है। डेस्मोसोम्स है और वो कहाँ एडिशन है, और बिटवीन लेटरल प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के साथ भी डेस्मोसोम्स ही हैं। और जो टाइट जंक्शन है वो पैरेलल है सेल के। ठीक है, क्लियर है बेटा? उसके अलावा सिमिलर टाइट जंक्शंस होंगे और बस यही जंक्शंस हैं। फाइब्रोब्लास्ट। अब हमने ऑडोंटोब्लास्ट पढ़ लिया। ऑडोंटोब्लास्ट में हमने क्या क्या कवर किया है? एक्टिव सेल था, ट्रांजिशनल स्टेट सेल था,
क्यूसेंट स्टेज का सेल था, ओल्ड सेल था, फिर हमने उसके देखी कि उसका शेप क्या थी, ऑर्गेनालिस किस तरह डिफरेंट हुई, जंक्शंस कौन से थे ओडोंटोब्लास्ट में। अब नेक्स्ट सब कॉन्सेप्ट फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट क्या चीज़ है? फाइब्रोब्लास्ट जो जी आप देखोगे अगर तो क्या है, मोस्ट अबंडेंट सेल्स है प्रेजेंट होता है पल्प में, ड्यूअल फंक्शन है इसका फाइब्रोब्लास्ट। अच्छा, सबसे सबसे ज़्यादा पल्प में कौन सा सेल है? फाइब्रोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट नहीं है। ओडोंटोब्लास्ट कम है, इसका नंबर फाइब्रोब्लास्ट से कम है। तो मोस्ट अबंडेंट सेल प्रेजेंट इन द पल्प। नंबर 2 पे ड्यूअल फंक्शन। ड्यूअल फंक्शन क्या है कि सेम टाइम पे वो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स एंड कोलेजन फाइबर्स को बना रहे हैं, सिक्रीट ऑर्गेनिक मैट्रिक्स एंड कोलेजन फाइबर्स, एंड सेम टाइम पे क्या करें? डिग्रेडेशन कर रहे हैं मैट्रिक्स से एज वेल। मतलब फाइब्रोब्लास्ट सेम टाइम पे मैट्रिक्स बना रहे हैं और उसको डिग्रेड कर दे। डिग्रेड करना, तोड़ तोड़ देना, छोटा छोटा कर देना। मैं जो न्यू कमर्स है जिनका आई थिंक शायद आज फर्स्ट सेकंड लेक्चर होगा, वो मैं उनको बता रही हूँ कि डिग्रेडेशन मीन्स छोटा छोटा तोड़ तोड़ देना। एक्टिव फ्यूसिफॉर्म सेल्स होंगे। एक्टिव फाइब्रोब्लास्ट में क्या होता है, क्या शेप होती है? फ्यूसिफॉर्म सेल्स है, अबंडेंट ऑर्गेनालिस है, यूक्रोमैटिन न्यूक्लियस है, ठीक है। यूक्रोमैटिन न्यूक्लियस का क्लास किसी को आइडिया है या बताऊं मैं? अच्छा, अगर किसी को आइडिया है तो जल्दी से बताओ क्या होता है। फाइब्रोब्लास्ट में क्या आ जाता है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ग्रोथ फैक्टर्स है, हाइलुरोनिक एसिड्स है, एलास्टिन्स, एंजाइम्स एंड कोलेजन सेल्स है, ठीक है। अब हम जी मुझे आइडिया हो गया, किसी को नहीं पता तो यूक्रोमैटिन क्या होता है? यूक्रोमैटिन होता है, दो होते हैं आपके न्यूक्लियस, यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन, ठीक है। यूक्रोमैटिन, इसका जो फाइब्रोब्लास्ट का यूक्रोमैटिन है, यूक्रोमैटिन में क्या होता है? लाइटली पैक फॉर्म है क्रोमैटिन की। क्रोमैटिन आपको पता है ना, क्रोमैटिन क्या है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन है, ठीक है। वो एनरिच्ड होता है, ये क्या है? तो ये इसकी लाइटली पैक्ड फॉर्म है क्रोमैटिन की, एनरिच्ड होता है जीन्स में, ऑफन प्रेजेंट अंडर होता है एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन बट नॉट ऑलवेज। और क्रोमैटिन क्या करते हैं? मोस्ट एक्टिव पोर्शन ऑफ द जीनोम का विद द सेल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमें पता है ना सेल्फ कंट्रोल करते हैं, सेल का न्यूक्लियस जो है वो सब कंट्रोल करेगा। तो न्यूक्लियस जो सबसे एक्टिव पोर्शन है ना, जो जीन्स को कंट्रोल कर, वो यूक्रोमैटिन है, ठीक है। तो फाइब्रोब्लास्ट में यूक्रोमैटिन है। अच्छा, अब जो दूसरी तरह का हेट्रोक्रोमैटिन होता है वो मैं सिर्फ आपको वैसे ही बता रही हूँ कि वो क्या होता है? टाइटली पैक्ड फॉर्म है डीएनए या आरएनए की, ठीक है। यूक्रोमैटिन लाइटली पैक्ड फॉर्म है डीएनए आरएनए की, और हेट्रोक्रोमैटिन टाइटली पैक्ड फॉर्म है। और ये भी होता वही न्यूक्लियस में ही है, लेकिन ये कहाँ पे वैराइटीज होती है इसकी हेट्रोक्रोमैटिन के, और कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन होता है और एक फैकल्टेटिव होता है। आप इसको छोड़ दो, बस यूक्रोमैटिन पे फोकस करो। लाइटली पैक्ड डीएनए एमआरएनए है, न्यूक्लियस के एक्टिव होते हैं, और न्यूक्लियस का सबसे एक्टिव पार्ट यूक्रोमैटिन न्यूक्लियस में जो यहाँ जो यूक्रोमैटिन पड़ा हुआ है न्यूक्लियस का सबसे एक्टिव पार्ट है और जीनोम जीन से कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब रेस्टिंग या एज फाइब्रोब्लास्ट कैसे हो जाएंगे? वो तो फ्यूसिफॉर्म थे ना यंग वाले, अब जो यंग हैं वो कैसे हैं? फ्यूसिफॉर्म है। रेस्टिंग या एज में क्या है? फ्लैटेंड स्पिंडल शेप्ड सेल्स हैं अलोंग लेस ऑर्गेनाइज्ड एंड लेस डेंस क्रोमैटिन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है। फ्लैटेंड स्पिंडल शेप्ड सेल्स हो गए, ऑर्गेनाइज कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि रेस्टिंग स्टेज में सेल ने कोई काम नहीं करना, उसने जो प्रोटीन सिंथेसिस करनी थी वो कर ली, सिक्रीट करना तो जो कुछ कर लिया। अब वो रेस्टिंग फेज में चला गया, रेस्टिंग फेज में चला गया, एज में एजड हो गया वो, अब वो सुस्त पड़ा हुआ है, साइड पे समझ लो पड़ा है। तो अब उसके ऑर्गेनाइज का नंबर भी कम हो जाएगा, सेल की शेप भी चेंज हो जाएगी, और जो क्रोमैटिन प्रेजेंट था न्यूक्लियस में वो भी लेस डेंस होगा, क्योंकि उसने जो काम करना था कर लिया। अच्छा, अब ये दो टर्म्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइब्रोसाइट्स। फाइब्रोब्लास्ट तो ये है, ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, ठीक है। ये है फाइब्रोब्लास्ट, ये, और ये फाइब्रोसाइट्स हैं। अब पहले तो आप इनका डिफरेंस देखो, ये फाइब्रोब्लास्ट की शेप होगी, ये फाइब्रोसाइट की होगी। अब फाइब्रोसाइट है क्या, ठीक है। फाइब्रोसाइट क्या होते हैं? फाइब्रोसाइट में इनएक्टिव मेसेंकाइमल सेल है, that is a cell showing minimal cytoplasm, limited amounts of rough endoplasmic reticulum and lacks biochemical evidence of protein synthesis, ठीक है। कौन सा सेल हो जाएगा जिसमें एक तो वो इनएक्टिव हो जाएगा, नंबर 1 पे नंबर है मेसेंकाइमल सेल। फाइब्रोसाइट या फाइब्रोब्लास्ट भी ये आप समझ लो उसी की चीज़ है, उसी का दूसरा वर्जन है, उसी का रेस्टिंग फेज है फाइब्रोब्लास्ट का। कैसा है फाइब्रोसाइट? इनएक्टिव, मिनिमम सेल ऑर्गेनालिस। क्यों? क्योंकि उसने कुछ काम नहीं अब करना। इनएक्टिव जो एक्टिव होगा तो ऑर्गेनालिस तब आपको चाहिए जब सेल ने एक्टिव होना है, अभी तो सेल इनएक्टिव है तो उसको तो ऑर्गेनालिस नहीं चाहिए, ठीक है। तो इनएक्टिव हो गया, मिनिमम काम उसने करना है, और इसमें कोई भी ना हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता कि इनर प्रोटीन सिक्रीट करनी है, ठीक है। अब नंबर 3 पे कौन सा सेल्स आ गया? अच्छा, एक और बात, आप में से किसी ने ये नहीं पूछा कि फाइब्रोब्लास्ट का नंबर उससे ज़्यादा क्यों होता है? फाइब्रोब्लास्ट का नंबर इसलिए ओडोंटोब्लास्ट से ज़्यादा होता है कि जब भी पल्प को इंजरी लगोगी
जब भी डेंटिन इंजर्ड होती है, जब भी कोई ट्रॉमा होता है तो फाइब्रो और ओडोंटोब्लास्ट की डेथ हो जाती है, तो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं जो आते हैं इंजरी की जगह पे, ट्रॉमा की जगह पे, और आके अपने आप को ओडोंटोब्लास्ट में शिफ्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसीलिए फाइब्रोब्लास्ट का नंबर कुदरत ने ज़्यादा रखा हुआ है। नेचर ने क्यों ज़्यादा रखा हुआ है? अल्लाह की तरफ से हर चीज़ में ब्लेसिंग होती है, क्योंकि जब ओडोंटोब्लास्ट मर जाएंगे तो फाइब्रोब्लास्ट अपने आप को ओडोंटोब्लास्ट में शिफ्ट कर लेंगे और हमें ट्रॉमा से हमारी इंजरी हील कर देंगे। ठीक है, ओके। अब थर्ड सेल्स कौन से हैं? अनडिफरेंशिएटेड मेसेंकाइमल सेल्स हैं, एक्टोमेसेंकाइमल सेल्स। ये कौन से सेल्स होंगे? ये भी वही सेल्स होंगे जिन्होंने ओडोंटोब्लास्ट एंड फाइब्रोब्लास्ट में बनाना है। मैंने आपको डेंटिन में टर्शियरी डेंटिन बताया था। टर्शियरी डेंटिन की दो टाइप्स डिजाइन थी, रेपरेटिव डेंटिन एंड रिएक्शनरी डेंटिन। ठीक है, रेपरेटिव डेंटिन एंड रिएक्शनरी डेंटिन में कौन से डेंटिन में, चलो बताओ कौन से टाइप में ओडोंटोब्लास्ट की डेथ हो जाती है और फाइब्रोब्लास्ट में मेसेंकाइमल सेल्स अपने आप को शिफ्ट करते हैं? अच्छा, अनडिफरेंशिएटेड मेसेंकाइमल सेल्स कैसे हैं? फाइब्रोब्लास्ट कन्वर्ट होंगे और ओडोंटोब्लास्ट में होंगे, और एक्टोमेसेंकाइमल सेल्स भी ओडोंटोब्लास्ट में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, लार्ज लार्ज, अच्छा अब इनकी सबसे पहले शेप क्या है? लार्ज पॉलीहेड्रल सेल्स है, सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस है। लोकेशन कहाँ पे होगी? सेल विद जोन में एंड पल्प कोर में। ऑब्वियसली ओडोंटोब्लास्ट जो जोन है उसमें सिर्फ ओडोंटोब्लास्ट है, देन सेल फ्री जोन, उसमें सेल ही नहीं है। तो लोकेशन इनकी कहाँ बनती है? सेल विद जोन एंड पल्प कोर। इनमें क्या एबिलिटी होती है? एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म इनटू ओडोंटोब्लास्ट एंड फाइब्रोब्लास्ट। अच्छा, अब लार्ज ओवल शेप सेल्स जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? अलोंग डार्क स्टेन न्यूक्लियस, अलोंग लार्ज लाइसोसोम्स। लार्ज सेल्स है, डार्क स्टेन न्यूक्लियस है, लार्ज लाइसोसोम्स है। इनका फंक्शन का एलिमिनेशन ऑफ डेड सेल्स। ये मैंने कुछ, चलो एक सेकेंड बेटा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट सेल्स कौन से हैं? लिम्फोसाइट्स हैं। लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे? टी लिम्फोसाइट्स आर अबंडेंट एज कम्पेयर टू बी लिम्फोसाइट्स। अच्छा, लिम्फोसाइट्स हमेशा याद रखो इम्यूनिटी से रिलेटेड है। ठीक है, लिम्फोसाइट्स किनके साथ रिलेटेड है? इम्यूनिटी के साथ रिलेटेड है। टी लिम्फोसाइट्स ज्यादा होंगे, बी, दो टाइप्स होते हैं लिम्फोसाइट्स के, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। टी ज्यादा है, बी से कम। नेक्स्ट सेल्स कौन से हैं? डेंड्रिटिक सेल्स। डेंड्रिटिक सेल्स कौन से? लार्ज पॉलीहेड्रल सेल्स है अलोंग मल्टीपल प्रोसेसेस। लोकेशन सेल विद जोन। अनइरप्टेड टूथ में होते हैं इन एंड अराउंड द ओडोंटोब्लास्टिक लेयर, और इरप्टेड टूथ में कहाँ पे होते हैं? बीनीथ द ओडोंटोब्लास्टिक लेयर। ठीक है, फंक्शन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है तो ये किस चीज में रिलेटेड हुए? इम्यूनिटी में ही रिलेटेड हुए, इम्यूनिटी से रिलेटेड हुए, हीलिंग से रिलेटेड है। ठीक है, ये डेंड्रिटिक सेल है। ये जब सेल्स आएंगे तो आपने ड्रॉ करने हैं। अब आ जाते हैं मैट्रिक्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस। मैट्रिक्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस में मैंने आपको बताया था किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में जो कुछ होता है वो सब कुछ इसमें है। ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस हैं, प्रोटियोग्लाइकेंस हैं, इसके अलावा कोलेजन है, ग्राउंड सब्सटेंस है, मैट्रिक्स है। कोलेजन के टाइप 1 और टाइप 3 सबसे ज़्यादा है। यंग फाइबर पल्प फाइबर स्कैटर्ड है। जो यंग पल्प है उसमें फाइबर स्कैटर्ड होते हैं, और जो ओल्ड पल्प है उसमें एग्रीगेट कर जाते हैं, स्टार्ट कर जाते हैं, बंडल बना लेते हैं, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं, बंडल बन जाते हैं। और जेल लाइक ग्राउंड सब्सटेंस है, जो जेल लाइक, अच्छा शुरू में ये जो है इसका ग्राउंड सब्सटेंस है ना, और मैट्रिक्स जो है पल्प का, इनिशियली ग्रेनुलर होता है, और फिर जब उसकी फॉर्मेशन मतलब डेवलपिंग स्टेज में वो बाद में एंड में जेल लाइक हो जाता है। ठीक है, ग्रेनुल्स खत्म हो जाते हैं। जेल लाइक ग्राउंड सब्सटेंस है, उसमें क्या क्या है? ग्लाइकोसामाइनो ग्लाइकेंस, glycoproteins and water. Function में क्या है? Transport of nutrients from the vasculature of the cell, from the vasculature to the cell, transport of metabolites from the cells to vasculature and transport the cell. Functions पता चल गए हैं। Nutrients को उन्होंने वेसल से nutrients को सेल तक लेके जाना है, metabolites को सेल से वेसल्स तक लेके जाना है, और सपोर्ट करना है सेल को। ये आप देख लो, ग्राउंड सब्सटेंस ये है। ठीक है, मैट्रिक्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस ये है। इस डायग्राम में देख लो, ये ब्लड वेसल्स हो गई, ग्राउंड सब्सटेंस आ गया ये वाला, देन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ये सेल्स हैं डिफरेंट, ये फाइब्रोब्लास्ट है, ये वाला ब्लू वाला सबसे एंड में जो नीचे पड़ा हुआ है ये मैक्रोफेजेस हैं। माइक्रोसाइट्स का तो मैक्रोफेजेस है, माइक्रोसाइट्स है।
ये मैक्रोफेजेस हैं, ये लार्ज वाले, ठीक है। अब वेसल्स कौन सी है, वेस्कुलेचर से क्या है, लिम्फेटिक सप्लाई क्या है, ये क्या है, फंक्शंस क्या है इनका, नंबर नंबर वन का इनका फंक्शन क्या है। अच्छा, जो मैक्रोफेजेस होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है, मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, हाईली डाइवर्स मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सेल्स हैं, फेगोसाइट से होते हैं जो अपने आप को कहा जाते हैं, ठीक है। मोनोन्यूक्लियर सेल्स है, फेगोसाइट्स हैं प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। ये मैं पूरी बॉडी की वैसे बात कर रही हूँ, लेकिन पल्प में जो होता है रेड पल्प में होते हैं। अच्छा, फंक्शन वेस्कुलेचर का क्या फंक्शन था, establishes the tissues fluid pressure in the extracellular compartment of the pulp. आर्टीरियोल्स होते हैं, उनका साइज आपने याद रखना है, 150 माइक्रोमीटर साइज है, इंटर द पल्प थ्रू एपिकल फोराmen along sensory and sympathetic nerve bundles. आर्टीरियोल्स के साथ सेंसरी और सिंपैथेटिक नर्व भी आएंगी। They give branches in the cornal pulp, divide and subdivide to form an extensive capillary network. डिवाइड हुई है, फिर सबडिवाइड में एक्सटेंसिव कैपिलरी नेटवर्क बना दिया है। ये वो आर्टीरियोल्स हैं, ये ठीक है। बाकी आपने पहले भी मैंने दिखा दिया है डायग्राम। ओके, कैपिलरी नेटवर्क में क्या होता है, कहाँ पे होता है, सब ओडोंटोब्लास्टिक एरिया में हो गया, रेंज फ्रॉम 4 to 8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। पेरिसाइट्स होते हैं, पेरिसाइट्स ये कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स है अटैच्ड एट रेंडम इंटरवल, अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, रेंडम इंटरवल पे कहीं भी अटैच हो जाएंगी, और कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स हैं। आर्टेरियोवेनस एनास्टोमोसिस क्या होते हैं, वो जगह जहाँ पे आर्टरीज और वेन्स का एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन है, एनास्टोमोसिस जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के साथ मिल रही है, एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो रही है, करेक्ट, और वहाँ पे कैपिलरीज नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। अच्छा, अब ये इसमें चलो, ये जो सबसे ये डायग्राम तो वैसे आर्टेरियोवेनस एनास्टोमोसिस की है, बट इसमें आप ये ओडोंटोब्लास्ट की शेप अच्छी तरह देख लो क्या है, सेल बॉडी, न्यूक्लियस, ओडोंटोब्लास्ट प्रोसेस, ओडोंटोब्लास्ट प्रोसेस कहाँ से गुजरता है, डेंटिनल ट्यूब्यूल से गुजरता है, इसके अंदर फ्लूइड होगा, नर्व्स के साथ साथ पास करती है डेंटिनल ट्यूब्यूल्स में। अच्छा, अब आर्टेरियोल्स हैं, टर्मिनल आर्टेरियोल्स, प्री कैपिलरी लूप्स हैं, कैपिलरी लूप्स हैं, इधर कनेक्टिंग वेन्यूल्स हैं, लिम्फैटिक वेसल्स भी साथ साथ जाती हैं, वेन्यूल्स हैं, ये एनास्टोमोसिस होता है, ठीक है। आर्टेरियोवेनस एनास्टोमोसिस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेरे ख्याल में एनएचपी में बहुत आता है। lymphatic supply इसकी क्या है, lymphatic supply में they arise as small birds, small blind thin walled vessels in the corneal region, pass apically through the middle and the radicular portion, ठीक है, मिडल और रेडिकुलर पोर्शन से जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं कहाँ से, एपिकल फोरामेन से एग्जिट करती है। लिम्फेटिक सप्लाई के जहाँ से लिम्फ लाइंस गुजरती हैं, लिम्फेटिक फ्लूइड गुजरता है, और कैसी होती है, स्मॉल ब्लाइंड थिन वॉल्ड वेसल्स इन द कॉर्नल रीजन। Innervation of the dentine pulp complex. Nerves enter the pulp along vascular bundles as now large nerve bundles are and further branched as they move closely to the pulp core. अच्छा, कितनी टर्मिनल ब्रांचेस होंगी आपने याद रखना है, 8 टर्मिनल ब्रांचेस हैं। प्लक्सस ऑफ रश का मैंने आपको पहले भी बता दिया है, एक्सटेंसिव प्लक्सस ऑफ नर्व्स है इन द सेल्स फ्री जोन ऑफ वेल, ठीक है, कहाँ पे है, सेल फ्री जोन ऑफ वेल में है एक्सटेंसिव प्लक्स नर्व्स का, ठीक है। नॉन लार्ज नर्व्स कैसे एंटर हो रही हैं, ब्लड वेस्कुलर बंडल्स के साथ एंटर हो रही हैं, लार्ज नर्व बंडल्स बना के, और उसके बाद क्या होता है, जो लार्ज नर्व बंडल्स होते हैं वो फर्दर उनकी ब्रांचेस बन जाती हैं, और फिर बाद में और ज़्यादा ब्रांचेस बन जाएंगी। टर्मिनल ब्रांचेस कितनी होंगी, 8। ये देख लो, पेरिडोन्शियम है, रूट पल्प है, एंड ये है कॉर्नल पल्प। ये जो पेरिडोन्शियम है इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाते हैं सीमेंटम एंड पीडियम। नर्व बंडल्स कैसी हैं, सेंसरी सप्लाई ट्राइजेमिनल नर्व है, सिंपैथेटिक सप्लाई सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन है, ईच बंडल कंटेन माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड फाइबर्स, और नर्व बंडल टर्मिनेट कर देते, कहाँ पे टर्मिनेट करेंगी, एपिकली। अच्छा, अब फंक्शंस जो है डेंटल पल्प के बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का एमसीक्यू आता है, इंडक्टिव, फॉर्मेटिव, न्यूट्रेटिव, प्रोटेक्टिव एंड डिफेंसिव, ठीक है। इंडक्टिव क्या है, इट इंड्यूसेस ओरल एपिथेलियल डिफरेंशिएशन इनटू डेंटल लामिना एंड इनेमल ऑर्गन, ठीक है। अब जो जिन्होंने शुरू से लेक्चर्स लेते रहे उनको पता होगा कि एक टर्म में यूज करते थे रेसिप्रोकल इंडक्शन, या इंडक्शन क्या था, एपिथेलियल जो थे सेल्स आपके, कौन से सेल्स से ये जो एपिथेलियल सेल्स थे ना, कहाँ के, डेंटल पैपिला के जो सेल्स थे,
सॉरी एनामल ऑर्गन के और डेंटल के जो सेल्स थे ना उनको ये इंड्यूस करते थे, तो वो अपने आप को इन एनामल एपिथेलियम में डिफरेंशिएट करते थे, फिर इधर की सिग्नल्स भेजते थे, तो वो अपने आप को इन एनामल एपिथेलियम से किसमें डिफरेंशिएट करते थे, अमीलोब्लास्ट में, ठीक है। इट ऑल्सो डिफरेंशिएट्स द एनामल ऑर्गन टू डिफरेंशिएट इनटू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ टूथ मॉर्फोलॉजी। वही सारा एनामल फॉर्मेशन वाला और अमीलोब्लास्ट वाला सिग्नल्स ये भेजते थे, तो वो अपने आप को चेंज करते थे। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव में क्या है कि सेल्स जो होते हैं ना पल्प के इंड्यूसेस डेंटिन फॉर्मेशन, ठीक है। देन आपके पल्प के सेल्स जो होते हैं ना पल्प के डेंटिन फॉर्मेशन बना देते हैं, उसके अलावा क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाती है प्राइमरी डेंटिन एंड सेकेंडरी डेंटिन की। न्यूट्रिटिव में क्या होता है, न्यूट्रिटिव में क्या होता है कि मेंटेन्स द वाइटैलिटी ऑफ डेंटिन बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द ओडोंटोप्लास्ट, सोर्स ऑफ डेंटिनल फ्लूइड। मैंने आपको बताया था डेंटिनोजेनेसिस में, अभी थर्सडे वाले लेक्चर में मैंने यही बताया था आपको कि जब डेंटिनोजेनेसिस स्टार्ट होती है तो ओडोंटोप्लास्ट लेयर के नीचे जो सब ओडोंटोप्लास्ट लेयर होती है उसमें नर्व्स होती हैं, ठीक है। उसमें तो वो नर्व्स क्या करते हैं, वो वेसल्स क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स जो नीचे पड़े हैं उन्होंने क्या किया, ब्लड वेसल्स ने ये किया कि जैसे और डेंटिनोजेनेसिस स्टार्ट हुई वो सब ओडोंटोब्लास्ट लेयर से ओडोंटोब्लास्ट लेयर में गए और डेंटिन के दरमियान में चले गए, एंटर हो गए, ठीक है। और जब डेंटिनोजेनेसिस खत्म हो गई, उन्होंने जितनी डेंटिनोजेनेसिस के लिए जो पल्प को न्यूट्रिशन फीड प्रोवाइड करनी थी वो प्रोवाइड की, तो दोबारा से रीग्रेस कर गए, दोबारा से वापस अपने ओडोंटोब्लास्टिक लेयर में आ गए। तो ये इनके न्यूट्रिटिव फंक्शन है, सोर्स ऑफ डेंटिनल फ्लूइड। प्रोटेक्टिव फंक्शन है, प्रोटेक्टिव फंक्शन तीसरा फंक्शन है, ये क्या है, inducive, formative, nutritive, and protective. Protective fourth function है. It helps in recognition of stimuli like heat, cold, pressure, and chemicals by sensory nerve fibers. ठीक है? Vasomotor innervations control the muscular wall of blood vessels. This regulates the blood volume and rate of blood flow and hence intrapulpal pressure. ठीक है? अब प्रोटेक्टिव, एक तो वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमें, किससे से हमें स्टिमुला मिल रही है कि रिकग्निशन में हेल्प करता है। ए फाइबर्स आपको पता है, ए फाइबर्स जो होते हैं वो पेन फाइबर्स होते हैं और पेन को सिर्फ पल्प डिटेक्ट करती है और डायरेक्ट पीछे तक रिस्पॉन्स देती है। अच्छा, किसको कहते हैं, जो स्टिमुला होता है, हीट है, कोल्ड है, प्रेशर या केमिकल्स, कोई भी हमें स्टिमुला फील होता है वो उसको कौन रिकग्नाइज करेगा, पल्प रिकग्नाइज करेगी बाय सेंसिंग ऑफ फाइबर्स। और वेसोमोटर इनर्वेशन कंट्रोल ने क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं मस्कुलर वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स को, रेगुलेट करते हैं ब्लड फ्लो को एंड रेट ऑफ ब्लड फ्लो एंड हेंस इंट्रापल्पल प्रेशर भी कंट्रोल करता है। डिफेंसिव एंड रेपरेटिव, डिफेंसिव एंड रेपरेटिव में क्या आ जाएगा, इट responds to irritation by producing reparative dentin and mineralizing the effective dentinal tubules, ठीक है। ये सारा वो जो टर्शियरी डेंटिन की टाइप मैंने आपको टर्शियरी डेंटिन बताया था, ये वो है। इरिटेशन हुई, कुछ स्टिमुला आया, कोई इरिटेशन हुई, कोई इंजरी हुई, कोई ट्रॉमा हुआ, तो क्या उसने कैसा रिस्पॉन्स दिया, रेपिडेटिव डेंटिन प्रोड्यूस कर दी और मिनरलाइजेशन कर दी इफेक्टिव डेंटिनल ट्यूब्यूल्स की, ठीक है। जो ट्यूब्यूल्स डेंटिनल ट्यूब्यूल्स इफेक्ट हुई थी उनकी मिनरलाइजेशन कर दी। माइल्ड टू मॉडरेट इरिटेशन रिजल्ट्स इन कॉन्टिन्यूड पेरिट्यूबुलर डेंटिन फॉर्मेशन, सेक्लेरोसिस एंड इंट्राट्यूबुलर कैल्सिफिकेशन, ठीक है। सेक्लेरोसिस पेरिट्यूबुलर डेंटिन पता है, पेरिट्यूबुलर डेंटिन 40% मोर मिनरलाइज थी और जो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स थे उनके अंदर वाली साइड से उनको लाइक अ कॉलर इसमें सराउंड किया हुआ था। सेक्लेरोसिस क्या होता है कि वो जब अगर डिपॉजिट्स होते रहते, कैल्सिफिकेशन होती रहती है, वो सारी की सारी फिल हो जाएगी, वाइट अपीयरेंस हो जाएगी, ग्लासी अपीयरेंस नहीं, सेक्लेरोसिस हो गई, उसको सेक्लेरोटिक डेंटिन कह रहे थे, ठीक है। इंट्राट्यूबुलर डेंटिन आपको पता है कि वो दोनों अंदर से ट्यूब्यूल के अंदर जो कवर डेंटिन थी वो। Inflamed pulp due to bacterial infection, the inflammatory cells in pulp help in repair, ठीक है। जो इन्फ्लेम होगी पल्प, जब हम कहते हैं पल्प इन्फ्लेमेशन होगी, नेक्रोसिस, कोई भी इन्फ्लेमेशन होगी है तो उसमें क्या करना है, पल्प की रिपेयर में भी हेल्प करती है। रेग्रेसिव चेंजिंग, एज चेंजेस क्या आ जाते हैं पल्प में, एज चेंजेस कौन से हैं, अपीयरेंस ऑफ फ्यू सेल्स इन एज सेल्स, सेल नंबर 1 सबसे पहले कम होगा, सेल रिड्यूस इन साइज एंड इन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, नंबर तो कम हुए प्लस सेल का साइज भी कम हो गया, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स थी वो भी कम हो गया। फाइब्रोब्लास्ट हैव न्यूमरस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, फाइब्रोब्लास्ट में बाकी सेल्स में, बाकी जितने भी पल्प के सेल्स हैं उनमें ये चेंजेस आएंगे, लेकिन फाइब्रोब्लास्ट में क्या होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा हो जाएगा। फाइब्रोसिस क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ बोथ डिफ्यूज फिब्रिलर एंड बंडल ऑफ कोलेजन, ठीक है। क्या क्या हो रहा है, डिफ्यूज फिब्रिलर कोलेजन या बंडल ऑफ कोलेजन की एक्यूमुलेशन हो रही है। फाइबर्स जो होते हैं अपीयर लॉन्गिट्यूडनल एंड रेडिकुलर पल्प एंड डिफ्यूज हो जाते हैं कॉर्नल पल्प में, रेडिकुलर पल्प में लॉन्गिट्यूडनल अपीयर है, अरेंज्ड है, और कॉर्नल पल्प में डिफ्यूज हुए हैं, स्कैटर्ड है। इंक्रीज इन पल्प फाइबर्स इन पल्प ऑर्गन आर ग्रेजुअल एंड जनरलाइज्ड, ठीक है। पल्प फाइबर में इंक्रीज होता जाएगा
फाइब्रोसिस जब होगा और ग्रेजुअली और जनरली। एक्सटर्नल ट्रॉमा है जैसे केरीज है या फिर डीप रेस्टोरेशन है कॉज्ड लोकलाइज्ड फाइब्रोसिस। एक्सटर्नल ट्रॉमा तो केरीज होगी और डीप रेस्टोरेशन कौन सी होगी, जब हम कोई ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करा लेते हैं, कोई प्रोस्थेटिक कोई डेंचर लग गया, किसी ने क्राउन लगवाया, ब्रिज लगवाया, कोई और ट्रीटमेंट आपने कराया, आपने सिंपल फिलिंग कराई है, रूट कैनाल कराई है, तो उसमें वो क्या कर देते हैं, लोकलाइज्ड फाइब्रोसिस कर देते हैं। इंक्रीज इन पल्प फाइबर्स रिजल्ट इन डिक्रीज इन साइज ऑफ पल्प। ठीक है, पल्प फाइबर का नंबर इंक्रीज हो रहा है तो उसका पल्प का साइज डिक्रीज हो रहा है। ब्लड वेसल्स में क्या आएगा, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक्स अपीयर इन पर्पल वेसल्स। कैल्सिफिकेशन आर फाउंड अराउंड द वेसल स्पेशली नियर द एपिकल रीजन। ठीक है, कैल्सिफिकेशन फाउंड होते हैं अराउंड द वेसल स्पेशली एपिकल रीजन में कैल्सिफिकेशन होगी। क्यों कैल्सिफिकेशन एपिकल रीजन में ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको पता था एपेक्स फॉर्म क्लोज नहीं होता, टूथ फॉर्मेशन हो जाती है, टूथ ओरल कैविटी में इरप्ट हो जाता है, तो फिर भी एपेक्स क्लोज नहीं होता, एपेक्स ओपन होते हैं 18 मंथ्स किसके केस में, प्राइमरी टीथ के केस में, 2 to 3 years परमानेंट के केस में। पल्प स्टोन एक नई चीज़ है, देखो क्या है, अपीयर्स होता है इन आइदर और बोथ कॉर्नर एंड रेडिकुलर पल्प। सिर्फ कॉर्नर पल्प में हो सकता है, सिर्फ रेडिकुलर में हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है। एसिम्प्टोमेटिक होता है, कोई सिम्टम नहीं शो करता अनलेस दे इम्पिंज ऑन नर्व्स और ब्लड वेसल्स। कब तक एसिम्प्टोमेटिक है, जब तक नर्व एंड वेसल पे, ब्लड वेसल पे प्रेशर नहीं अप्लाई कर रहा। सीन इन फंक्शनल एज वेल एज अनइनरप्टेड टूथ। अच्छा, ये मजे की बात है कि अनइनरप्टेड टूथ में भी हो सकता है, फंक्शनल में तो होगा पल्प लेकिन अनइनरप्टेड में होगा। अच्छा, जो पल्प स्टोन्स है ना, डेंटिकल्स कहते हैं, ठीक है। डेंटिकल्स इनकी 3 टाइप्स होती हैं, ट्रू डेंटिकल्स, फॉल्स डेंटिकल्स एंड डिफ्यूज डेंटिकल्स। ये जो है, और इसके अलावा जो ट्रू है ना वो अटैच एंड फ्री, 2 टाइप्स फर्दर आगे से उसकी 2 टाइप्स होंगी। अच्छा, डेंटिकल्स क्या है, पल्प स्टोन्स है ना, नंबर 1 टाइप कौन सी है, फ्री। ट्रू है, ट्रू की कितने टाइप्स हैं, 2, फर्दर सब डिवाइडेड है, फ्री ट्रू डेंटिकल, अटैच ट्रू डेंटिकल। ठीक है, और ये जो डायग्राम है ये फ्री ट्रू डेंटिकल की है। ट्रू डेंटिकल कैसे, सिमिलर स्ट्रक्चर में डेंटिन वाले, कंटेन डेंटल ट्यूब्यूल्स एंड कंटेन प्रोसेस ऑफ ओडोंटोब्लास्ट। कहाँ पे होगा, एपिकल रीजन में होगा। फॉर्म किससे होता है, किस वजह से बनता है, इंक्लूजन हो जाती है एपिकल रूट शीथ की विद इन द पल्प। जब मैंने आपको चैप्टर 5 कराया था टूथ डेवलपमेंट, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर एपिथेलियल वॉल की प्रीमेच्योर ब्रेक हो जाए तो ये फ्रेगमेंट सीमेंटम इनके अंदर आके डिपॉजिट हो जाता है, और ये होते छोटे छोटे ग्रेनुलर मैसेज, ये छोटे छोटे मैसेज उधर अटैच हो जाते हैं, ये वो चीज़ है। ट्रू डेंटिकल्स कौन से, जो मैंने आपको तब बताए थे ना आपको, ये वो है, रूट फॉर्मेशन बताए थे, हर्ट विद एपिथेलियल रूट से रूट फॉर्मेशन बताई थी। उसमें मैं बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू ग्रो कर रहा है, साथ साथ डेंटिन है, दरमियान में भी कनेक्टिव टिश्यू के साथ सीमेंटम है। अगर मिनरलाइजेशन से पहले ही डेंटिन की रूट में, डेंटिन की मिनरलाइजेशन से पहले ही एपिथेलियल वॉल में ब्रेक हो जाए तो क्या होता था, ये पल्प स्टोन्स बन जाते हैं। These elements induce pulp cells to differentiate into dentine. Free to denticle. False denticles कैसे होते हैं? They do not exhibit dental tubules. They appear as concentric layers of calcified tissue. Some cases में क्या होता है? Some cases में क्या होता है? Calcification appear within a bundle of collagen bundles and around the vessel. कहाँ पे होती है? Collagen bundle के अंदर भी calcification हो रही है, उनके vessels के around भी calcification start हो गया। ये किसके remnants हो सकते हैं? नेक्रोटिक और कैल्सिफाइड सेल्स के। जो ट्रू डेंटिकल्स हैं वो किसके रेमनेंट्स हैं? एपिथेलियल वॉल के। फॉल्स डेंटिकल्स किसके वेसल्स हैं? रेमनेंट्स हैं नेक्रोटिक एंड कैल्सिफाइड टिश्यू। रेमनेंट्स, अगर कोई चीज टूट गई तो उसका जो बचा कुचा रेंट को, ठीक है। कैल्सिफिकेशन ऑफ थ्रोम्बाई एंड ब्लड वेसल्स कॉल्ड पिलोलिथ्स may also serve as false denticles. False denticle along blood vessels. Free and attached में क्या था? Edge denticle begins as small nodule but increase in size by incremental growth. ठीक है, small nodule की तरह उसने begin किया था, लेकिन उसकी incremental growth की वजह से size ज़्यादा हो गया. Calcified as free or attached on the basis of their relationship with the dentine. Free denticle entirely surrounded by pulp tissue, attached, partially fused by dentine, embedded entirely by dentine. एम्बेडेड वाली टाइप होगी जो इसके सारी तरफ डेंटिन है, मतलब डेंटिन के अंदर कहीं वो फंस गई। अटैच, जो पार्शली अटैच है डेंटिन के साथ। अब फ्री, जो जिसमें डेंटिन है ही नहीं, जो जिसको चारों तरफ से सराउंड कम कर रहा है, पल्प कर रहा है। इंसिडेंस ऑफ पल्प स्टोन इंक्रीजेस विद एज। पल्प स्टोन के चांसेस इन एज के साथ ज़्यादा हो जाते हैं। ये आप देख लो, अटैच डेंटिकल, फ्री, फ्री में चारों तरफ पल्प है, अटैच्ड है, अटैच में क्या है, पल्प, एंड ये डेंटिन।
Diffuse calcification appear as irregular calcification deposits in the pulp tissue following collagen fibers, blood vessels, large mass in the form of spicules और more located होते हैं क्राउन में, सॉरी रूट में ज़्यादा होते हैं, रूट किनाल में ज़्यादा होते हैं, ठीक है. Diffuse calcification of pulp along pulp fibers. डिस्ट्रॉफिक मिनरलाइजेशन क्या है? डिस्ट्रॉफिक मिनरलाइजेशन रूटीन में नॉर्मल से हट के, ठीक है. ड्यूरिंग एजिंग क्या होता है, एज के साथ आपको पता चेंजेस आते हैं, उसमें क्या होता है, सेलुलर डिजेनरेशन हो जाती है, इंक्रीज इन डिस्ट्रॉफिक मिनरलाइजेशन, सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंसेस में भी इनिशिएटिंग फैक्टर्स है. और मिनरलाइजेशन है आल्सो सीन इन माइलिन शीथ. माइलिन शीथ कहाँ पे होगी, बताओ जरा. अच्छा, पल्प में ड्यूरिंग एजिंग सेलुलर डिजेनरेशन होगी, डिस्ट्रॉफिक मिनरलाइजेशन होगी, सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंसेस भी एक इनिशिएटिंग फैक्टर्स हैं. वेरी गुड, बिल्कुल नुमानो शही ने सही बताया. श्वान सेल्स हैं, नर्व्स में माइलिन शीथ होगी, अनमाइलिनेटेड शीथ नर्व्स होती हैं, माइलिनेटेड नर्व्स होती हैं, ठीक है. Age changes formation of secondary dentin reduces the size of pulp chamber and root canal. Secondary dentin टूथ फॉर्मेशन या टूथ इरप्शन से लेके थ्रू आउट लाइफ बनती रहती है. तो जैसे जैसे सेकेंडरी डेंटिन डिपॉजिट हो रही है तो डेंटिन ज़्यादा होती जाएगी, पल्प कम होता जाएगा. डिक्रीज इन सेलुलरिटी मीन्स सेल नंबर कम हो गया. ऑर्डोनोप्लास्ट जो इंक्रीज हो जाता है साइज में, सम एरियाज में से डिसअपियर हो जाता है, स्पेशली बाइफर्केशन एरिया. बाइफर्केशन एरिया जहाँ से आपकी रूट दो हिस्सों में डिवाइड हो रही होती है. जी शहीद बताओ क्या मैम करके पूछ रही हो. रिडक्शन न्यूरोवास्कुलर बंडल, रिडक्शन हो जाएगी न्यूरोवास्कुलर बंडल में, नर्व्स भी कम हो गई, फाइबर ब्लड वेसल्स भी कम हो गए, कोलेजन फिब्रिल ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, ये हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया है. कुछ पूछने बता दो, अभी हमारे पास हैं 10 मिनट्स. कौन से टॉपिक की स्लाइड शेयर कर दूँ? D19 को अनम्यूट कर दे. D19 को अनम्यूट कर दे. हाँ जी, अब क्या कह रहे हो आप? मैम मैम ये वाले लेक्चर की और प्रीवियस की, क्योंकि मैंने लेक्चर नहीं लिया था प्रीवियस. क्यों, कहाँ थे आप? मैं वो सोया हुआ था. ओके बेटा, मेरी बात ये कि मुझे शेख साहब से ने हमें अलाउ नहीं किया वो शेयर करना, ठीक है. तो अब अंडरस्टूड. अगर आप सो रहे थे और इतना ही वैलिड रीजन है कि आप सो रहे थे और आप साइड नहीं ले सके, तो आपने शेख साहब से जरा परमिशन लेना. मैं वो तबीयत खराब थी, इस वजह से नहीं मैं ले सका लेक्चर. तो बेटा अब बैठ के 10 के पढ़ो और जब कॉलेज खुलेगा तब आओ, क्योंकि मैं पूछ लेती हूँ लेकिन हमें तो अलाउ नहीं है अपना लेक्चर शेयर करना, ठीक है ठीक है. मैम. ठीक है मैम. अच्छा, अब हमने आज ये चैप्टर नंबर 8 जो 10 का चैप्टर नंबर 8 है डेंटिन पल्प कॉम्प्लेक्स, ये सारा खत्म कर ले. डेंटिन भी खत्म है, पल्प भी खत्म है. कोई कंफ्यूजन, कोई इश्यूज किसी को? अच्छा, नो कौन मैम. कौन कौन से लोग नए आए हैं बेटा, कौन कौन नया आया है क्लास में? अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम. कौन है? आयशा? यस मैम. मैम आयशा, मैंने भी प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया तो मुझे ये नहीं पता था क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं. कोई नहीं. आयशा, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैम फारुखाबाद से. अच्छा, ओके. और आपके अलावा और भी कोई आए हैं? यस मैम. और कौन कौन आया आपके पास? क्लास कोई इश्यूज है, कोई क्वेश्चंस है बेटा, बताओ पूछ लो या मैं पूछूं, अगर सबको समझ आ गई है. ये मी मैम किसने लिखा है अपने नाम की जगह मी? ये बेटा एक मरियम आई है, शहवार है, मरियम है, मजहर है, जवेरी है. बेटा बहुत लोग आए हो आप लोग, ये सब न्यू है. फायजा भी आई. कहाँ से आई हो फायजा आप? Ma'am, I'm from Sialkot. और हॉस्टल आई तो इतना लेट से ज्वाइन किया आपने, मरियम ने?
मरियम आप कहाँ से आई हो? मरियम मरियम जावेद, तो बेटा बोलते हुए शर्म आ रही है अभी है? और शहीर आप कहाँ से? नहीं, शहवार शहवार अहमद आप कहाँ से हो बेटा? मैम मैं ननकाना से। शहीर। शहीर नहीं, शहवार शहवार अहमद भी तो है मैम ना। वतीम डेंटल कॉलेज से। बतीन से आज आपने फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर लिया? यस मैम। शहवार आपने फर्स्ट ईयर ली थी? बतीन में आपने फर्स्ट ईयर ज्वाइन कर ली थी? यस मैम। तो आपने तो फिर इसका मतलब आपने पढ़ा होगा। मैम शोर आ रहा है, समझ नहीं आ रही आवाज। चलो ठीक है, जो भी हो, इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे को लेक्चर होगा, उसके अंदर से कंटेंट स्टार्ट करना है, ठीक है? कोई क्वेश्चंस पूछने के तो मुझे एसएमएस कर दो, मुझे ये चैट पे बता दो, मुझे मैसेज कर दो, क्योंकि वैसे तो शोर हो रहा है आपका। जी आपको क्या पूछना है? हेरा आपने क्या पूछना था बेटा? हेरा नहीं बेटा, जो टेस्ट हो रहा है उसमें एनामल के उस चैप्टर का फर्स्ट हाफ है। नहीं नहीं, पूरा चैप्टर है एनामल का, मैंने पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया है। एनामल का मैं साथ साथ बताया कि कौन सी चीज़ एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सी एससीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। पूरा बोन का चैप्टर, पूरा एनामल का चैप्टर एंड पूरा आपका प्रीमोलर का चैप्टर आना है, ठीक है? प्रीमोलर्स आनी है और एससीक्यूज भी है और एमसीक्यूज भी है। एमसीक्यूज आपके 40 और एससीक्यू 4 है। पढ़ लो प्लीज, पढ़ लो, पेपर मैंने बना दिया हुआ, मैंने बना के डॉक्टर गुलशन को मेल कर दिया हुआ पेपर। मरियम अब जो तुम इतना हैरान हो रही हो, तो बेटा इतने दिनों से क्या कर रही थी? हम्म तो बेटा फायजा फायजा आप तो नहीं होगा, मारो ना, आपका नहीं होगा। डोंट वरी, देखो जो बेचारे नए बच्चे आए हैं उनको टेंशन हो रही है, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स वो आराम से बैठे हैं। बेटा मुझे क्या पता, मैंने तो बना दिया था सब, वो इजी है कि टफ था, ये तो आप लोग भी बताएंगे। मैंने इंपॉर्टेंट दिया, इतना मैं आपको बता देती हूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं उसमें। हाँ पेपर शेयर करते हैं, न्यू स्टूडेंट्स अपीयर ही नहीं हो रहे नुमान। और सारा दिन घर में करते क्या रहते, तुम लोगों को तो इतना टाइम मिला पढ़ने का। रोजे रख रहे हो कि रोजे भी नहीं लाडले बच्चे रख रहे हैं? पहले तो जो मेरे लास्ट के स्टूडेंट्स थे ना D19 वाले, वो तो रोजे नहीं रखते, तो कहते थे मैम गर्मी बहुत है, हमसे नहीं रखे जाते। मैम सारे रोजे रखे हैं, अल्लाह का शुक्र है। हाँ अब कैसी आवाज निकली है ना। और जब कहते हैं ना इसका आंसर बताओ, इसका ये क्वेश्चन क्या है, तब तो सब ऐसे जैसे ऑफलाइन है। चलो अब बातें भी करो बेटा, रमजान का मैम महीना है, इबादत भी ज्यादा करो और रोजे भी रखो, अल्लाह से दुआएं भी मांगो। और टाइम आप यस लोगों को मिले तो फोकस कर लो, पढ़ लो, सीनियर्स को देख लो जिनकी इसी तरह नॉन सीरियस थे और उनकी सप्लीज आ गई थी। मैम, वो घर में काम ही बहुत होते हैं। क्यों, सारा कुकिंग तो करते हो करके काम। मैम फिर आयशा काम होते, अफ्तारी वगैरह सहरी वगैरह, वो सारा फिर पढ़ा ही नहीं जाता। तो सहरी और अफ्तारी के दरमियान में बेटा जो इतने घंटों का ब्रेक होता है उसमें क्या करते हो? मैम वो सोना भी तो होता है। तो बेटा फिर आपको जो टाइम मिलेगा ना ऑनलाइन, अभी जिस दिन 16 मई को टेस्ट है उस दिन सो के नींद पूरी करना, ठीक है? नहीं मैम, इंशाल्लाह इजी इजी टेस्ट है आपका, इंशाल्लाह देंगे। हाँ बस देख लेना। आयशा अभी तो मुझे पता है तुम सबने क्या सोचा होगा, कोई मसला नहीं है, टेस्ट आएगा, हम सब ने बुक्स खोली होंगी, मोबाइल्स पकड़े होंगे, फौरन एक दूसरे से पूछ के फिल कर लेंगे, टॉप कर लेंगे, तो यही सब लग रहा होगा। ये नहीं पता कि टेस्ट के लिए टाइम होगा, एक एससीक्यू का टाइम होगा, उसके बाद वो एससीक्यू डिसअपीयर हो जाएगा स्क्रीन से, ठीक है? उसके बाद आप अगर टाइम गुजर गया तो आप उसको फिल नहीं कर सकते। ये नहीं है पेपर के पिछले पेपर पे चले जाओ और अगले पेपर पे आ जाओ, ये सब सीन नहीं होगा। बेटा शहीद का टैलेंट मैंने कभी पेपर जब क्लास में ग्रैंड टेस्ट हुए थे तब तो देखा नहीं। और आयशा आप न्यू कमर हो? आयशा यूसुफ, बेटा आप न्यू कमर हो? अच्छा आयशा आप लोग फिक्र नहीं करो, आप जितने भी न्यू कमर्स हो ना 11, और अगर मे बी ज़्यादा भी हो गए टोटल, अब आप लोगों की टोटल क्लास कितनी होगी? 48?
34-36 पहले थे, अब 11-47। तो बेटा आप सबका मैंने जो जो चैप्टर्स मैंने ख़त्म कराए थे वो इंशाल्लाह मैं, आप जब रेगुलर कॉलेज स्टार्ट होगा मैं आप लोगों को करा दूंगी। ब्रेक में, प्रैक्टिकल आवर्स में वो आप फिक्र नहीं करो, मैं आपको सब कवर करा दूंगी। बल्कि क्लास में ज़्यादा अच्छे लेक्चर्स दिया जाते हैं। इस तरह मैं आपको साइट शेयर कर भी दूँ, एक तो हमें अलाउ नहीं है, दूसरा मैं अगर साइट शेयर कर भी देती हूँ तो आपको समझ नहीं आनी। ठीक है, चलो ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। पुराने कहाँ चले गए हैं? निमरा के लिए पुराने चले गए। तो निमरा आप टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए हैं? तो इस्मा अब टोटल अभी भी 24 रहे हैं। अल्लाह, इस साल तो कोई जोक ही बन गया स्टूडेंट्स का। चलो बेटा, ऑल द बेस्ट। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।